आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। कल अपन ने आज क्लास अपन बीकॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड पेपर पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड टेक्स्ट के डॉक्टर आर के नागरवाल। अपन ने इसमें कल चर्चा करी थी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में, और अपन ने इसमें 7 डेफिनेशन कल चर्चा करी थी। पहला अभियोग के दावे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत एजेंट के तहत, कुल आवर्त कारोबार के तहत, किसान के लिए कौन कौन से नियम हैं, और निर्धारण असेसमेंट ईयर कौन कौन से हैं, और अंकेक्षण के क्या क्या फंडामेंटल। आगे की जो धाराएं हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसका विस्तार से विवरण करेंगे। पहला इसमें जो 8वां पॉइंट दे रखा अपन को, ऑथराइज बैंक। ठीक है, ऑथराइज बैंक अपने पास है जो भी सेवा कर और इसके लिए निर्धारित जो ऑथराइज बैंक है उसी के द्वारा अपन इसमें जो भी लेन देन करेंगे वो इसमें इसके तहत ही किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि 9 नंबर है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो भी है। अधिकृत प्रतिनिधि सेक्शन अपने पास सेक्शन 2/15 के अकॉर्डिंग अधिकृत प्रतिनिधि की साक्ष्य धारा 16 के संदर्भ प्रतिनिधि से है, यानी जो सेक्शन 16 में 116 में जो दिया हुआ है उससे अपन को इसमें कि उसी के तहत कार्य करना है। के तहत कोई व्यक्ति माल सेवा के प्राधिकरण समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, यानी कहने के बाद जो 116 का नियम इस अधिकृत प्रतिनिधि के लिए दिया है उसी पर लागू होगा। 10 नंबर अपने दे रखा बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? बोर्ड साक्ष्य क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो अपन को इसमें दे रखा 1963 के तहत गठित किया था। इसमें अप्रत्यक्ष करों तथा सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से संबंधित है, वो इसी के संबंध में आ रहा है, उसी की पर चर्चा होगी अपने पास। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास है व्यवसाय बिजनेस सेक्शन 2/17 के अकॉर्डिंग। व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय में क्या क्या सम्मिलित है? कोई भी व्यापार, वाणिज्य, सीमा, पेशा, धंधा, साहस, दावा अथवा अन्य किसी तहत कोई गतिविधि, चाहे वह आर्थिक लाभ के हो या अथवा नहीं, माने जो चाहे वह इकोनॉमिक्स बेनिफिट के लिए हो या नहीं, ये जो भी गतिविधि है इसमें बिजनेस में शामिल की जाती है। उपरोक्त उन्होंने ए के संबंधित जो भी इसमें सम्मिलित हो रही है वो आ जाएंगी। और बी में जो अपन को दे रखा है ए और बी दो ए इसमें दो डिफाइन कर रखा है कि फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, बारंबारता के अकॉर्डिंग अपन को निर्धारित की प्रक्रिया करेगी इसमें। और इसमें जो वाला आगे वाला पॉइंट देखा है व्यवसाय से प्रारंभ अथवा बंद करने के संबंध में पूंजीगत अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं सहित माल की आपूर्ति व संग्रहण, जो पूंजीगत कैपिटल रेवेन्यू है और उनकी सेवा के संबंधित और माल के संबंध में जो भी अपने संगित करेंगे उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें क्या कह रखा है कि व्यवसाय की उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं। अपने जैसे आपने ये देखा उसमें क्या तथ्य प्रकट होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से हुई हो, ऐसा थोड़ी कि यही उद्देश्य नहीं कि लाभ ही कमाना हो, कुछ भी और भी हो सकता है। व्यवसाय से जुड़ी हुई सहायक अथवा संबंधित क्रियाएं भी व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है, माने बिजनेस एंड उससे अटैचमेंट जो भी क्रिया अपन उसमें संबंध कर सकते हैं। देन इसमें जो अपन को दे रखा है कि और पॉइंट है कि व्यवसायिक घटक, बिजनेस के जो व्यवसाय घटक कौन कौन, सेक्शन 2/18 के अकॉर्डिंग। इस परिभाषा को केंद्रीय माल अथवा सेवा कर संशोधित अधिनियम 2018 दिनांक 30 अगस्त 2018 द्वारा हटा दिया गया था तथा इसे अधिसूचना संख्या 2/2019 केंद्रीय कर दिनांक 29 जनवरी 2019 द्वारा 1 फरवरी 2019 से प्रभाव में लाया गया था। यानी इसको हटाने के बाद जो प्रभाव चीज लाई थी वो अपने पास दिखाया गया है। 13 पॉइंट अपन को दे रखा है पूंजीगत लाभ, कैपिटल गुड्स कौन कौन से, धारा 2/19, माने पूंजीगत लाभ से ऐसे लाभ से है जिसका मूल्य उस व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीगत किया जाता हो, माने जो उसकी लेखा पुस्तक है अपन जो हिसाब किताब करते हैं उसको कैपिटल रेवेन्यू के संबंध में किया हो, जो इनपुट कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करता है तथा जिसको व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग किया जा सकता है अथवा करने किया जा सकता है, यानी व्यवसाय में जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसके क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति माने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है, सेक्शन 2 और 20 के अकॉर्डिंग। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से जो माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों से संबंधित व्यवहार कभी कभी व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की
वृद्धि के लिए करता है, माने कभी कभी, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू नहीं, कभी कभी कर लेता है, जिससे कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति अपन को मिल जाते हैं, जैसे कि ये है ना। ऐसे व्यवहार प्रधान एजेंट अथवा अन्य किसी हैसियत के रूप में भी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में जहाँ उसका व्यवसाय का कोई भी निश्चित स्थान नहीं हो किया जा सकता, मैंने इसको निश्चित स्थान नहीं है, और नहीं रेगुलर कस्टमर अपना ना वो हो सकता है। इसमें अपन को क्या करना है, इसके बाद वाला पॉइंट अपन को दे रखा है 15 कॉमन पोर्टल। और इन सेक्शन इस टैक्स के लिए कॉमन पोर्टल सरकार के द्वारा बनाया गया था। वो अधिनियम 146 की सेक्शन में उसका उल्लेख कर रखा है। कॉमन पोर्टल साक्ष्य क्या, जीएसटी कॉमन काउंसलिंग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने माल अथवा सेवा कर नेटवर्क द्वारा स्थापित कॉमन माल और सेवा कर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को अधिकृत किया है। ये एक कॉमन पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। यह पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी प्रस्तुतिकरण, एकीकृत करना आदि की गणना करता है। मैंने जो भी इससे संबंधित है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम ये करता है, और इसको सरकार के द्वारा स्थापित किया है। 16 अपन को देख संयुक्त आपूर्ति, माने जो संयुक्त आपूर्ति सेक्शन 2/30 के अकॉर्डिंग, इसमें क्या संयुक्त आपूर्ति से एक ऐसे कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल अथवा सेवाओं की दो या दो से अधिक योग्य वस्तु अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति जिसे एक सहयोग के तहत किया जाता है। माने 2 या 2 से अधिक सेवाओं की पूर्ति का इसके संबंध में अपन को जो भी किया जाता है, इसमें क्या कह रखा है अपन को कि जो उदाहरण जैसे मान लो कि जहाँ एक पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज दिया जाता है, एक पैकेट को भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति का माल की आपूर्ति, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन सीमा, संयुक्त आपूर्ति एवं माल की आपूर्ति की मुख्य आपूर्ति होती है। मैंने एक बीमा कंपनी जो भी पैक करके भेजा उसका सारा जो भी उसमें संयुक्त जॉइंट करके उसका विश्लेषण किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर संयुक्त आपूर्ति के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। ऐसी आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति अथवा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है, मैंने जिसका रजिस्ट्रेशन हो और कर योग्य व्यक्ति हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 या 2 से अधिक कर योग्य माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपूर्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तथा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे को मिलाकर ये आपूर्ति की जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि आपूर्तिकर्ता में से एक आपूर्ति मुख्य होती है, ठीक है, तथा शेष आपूर्ति मुख्य आपूर्तियों की सहायक होती है। माने एक तो सब और उसकी ऑर्डिनेट, एक मेन और उसकी सब से जो भी दोनों में है। संयुक्त आपूर्ति को मुख्य वस्तु की आपूर्ति माना जाए तथा उसी के अनुसार कर दायित्वों का निर्धारण किया जाए। और आज जो अपनी इन प्रोविजन के बारे सेक्शन के बारे में चर्चा करी है, आज इतना ही 16 पॉइंट तक अपनी चर्चा करी। आगे जो अपन कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्रतिफल के बारे में जो भी है, और आगे अपने मालों की निरंतर आपूर्ति है, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति है, काउंसलिंग धारा है, इलेक्ट्रॉनिक धारा है, ये सारी धारा के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज जो अपने पॉइंटों की चर्चा करिए, आज इस वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।